चलिए 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में, ठीक है, फिर से एक बार थ्रोली कर लेते हैं अच्छे से। भूमिका क्या है कि अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार एवं आर्थिक शोषण के घृणित नीतियों के फलस्वरूप क्या हुआ कि समाज के विभिन्न वर्गों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष उभर रहा था। यानी जो साम्राज्य विस्तार और आर्थिक शोषण की जो नीति अंग्रेज अपनाए हुए थे, जिस कारण से समाज में क्या हो रहा था, अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। और भारतीयों का यह असंतोष का सर्वप्रथम जो है विद्रोह सैनिक विद्रोह एवं जन विद्रोह के रूप में समय समय पर दृष्टिगोचर होता रहा है, ठीक है। इससे पहले भी कई विद्रोह जनजातीय समूहों के द्वारा और सैनिकों के द्वारा हो चुका था, लेकिन 1857 ईस्वी में उत्तर और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इसने ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिला कर रख दी। यानी जो 1700 से 1857 के बीच में जो ब्रिटिश साम्राज्य ने जो जड़ें कायम की थी भारत में, उसकी नींव हिलाने का काम पहली बार कौन किया? 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति सशक्त विद्रोह के रूप में जाना जाता है। प्रथम अगर भारत के तरफ से सशक्त विद्रोह हुआ है तो वो है आपका 1857 की क्रांति, ठीक है। ब्रिटिश विद्रोह जो हुआ है यहाँ पे, विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध, और भारतीयों ने पिछले 100 वर्ष यानी 1757 से लेके 1857 तक जो संचित जो उसके अंदर रोष था उसका परिणाम था। यानी 1857 की क्रांति जो पिछले 100 वर्ष यानी 1757 से 1857 के बीच के जो भी शोषण हुआ है भारतीयों का, उसका ही परिणाम था, ठीक है। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ। आरंभ किया किसने? भारतीय सिपाहियों ने। लेकिन जल्द ही इसका स्वरूप क्या हो गया? व्यापक हो गया, और इसमें लाखों किसान, दस्तकार, सिपाही आदि शामिल हो गए, ठीक है, और इसमें बहादुरी से लड़े। उन्होंने अपनी वीरता एवं बलिदानों से इतिहास में एक नया शानदार अध्याय जोड़ा। किसने? तो किसानों ने, सैनिकों ने, आम लोगों ने, ठीक है। 1857 ईस्वी का विद्रोह अपने स्वरूप, प्रतिक्रिया और भौगोलिक प्रसार और तीव्रता में अन्य आंदोलन से भिन्न था, क्योंकि यह प्रथम सशक्त आंदोलन था जिसमें लगभग मध्य भारत और उत्तर भारत शामिल हुआ था, ठीक है। इसीलिए यहाँ से आपको 1857 की क्रांति पढ़ना होता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अब सबसे पहले इसका जानेंगे विद्रोह के कारण क्या है। कल भी हमने बताया था आपको, विद्रोह का सबसे पहला कारण में हम लोग जैसे पॉइंट्स बनाए हैं उस तरीका से आप लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर नंबर आएगा, क्योंकि कॉपी चेकर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको पैराग्राफ में लिखें और वो एक एक लाइन को पढ़े। वो भी कॉपी चेक कर करके बोर हो चुका होता है, क्योंकि वो, ठीक है। तो उसमें आप अगर शॉर्ट पॉइंट्स में अच्छे से लिखते हैं तो वो आप पे देख लेगा पॉइंट्स, बस नंबर आपको दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जिसके तहत आप लोग सहायक संधि पढ़े ही होंगे इतिहास में, और नहीं पढ़े तो आगे बताएंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, जिसके तहत वो क्या करता था, सेना को, जो राजा राजवाड़े थे उस समय भारत के, तो उसको अपनी सेना मुहैया करता था, ठीक है, और उसके बदले में सैलरी लेता था राजा से, और जब अपना भी जरूरत होता था तो उसी सेना का यूज करता था अंग्रेज। तो सहायक संधि की नीति अपनाई, तो इससे क्या हुआ कि भारतीय जो राजा थे उन्होंने या भारतीय राज अपनी स्वतंत्रता को खो दिए। यानी उसके साथ साथ वो सुरक्षा के बदले में राजा को क्या होता था कि एक प्रकार से कह लो कि अंग्रेजों को पूछे बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता, न वो किसी से अपना विदेश नीति बना सकता था, किसी साम्राज्य से मिल सकता था, ना ही कुछ कर सकता था, ना ही युद्ध कर सकता था, ना ही मित्रता बढ़ा सकता था। तो ये सब था। तो जो सहायक संधि है ये राजनीतिक कारण के रूप में है, क्योंकि इससे क्या हुआ, भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता छिन गई। डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत कल भी बताए थे। क्या है कि जिसके पास योग्य उत्तराधिकारी नहीं है, यानी अगर राजा का पुत्र नहीं है, तो वह राज्य किसके अधीन हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार के अधीन, ब्रिटिश जो कंपनी है उसके अधीन हो जाएगा। इसी के तहत झांसी, उदयपुर, नागपुर को शामिल कर लिया गया था। अंग्रेजों ने झांसी को, लक्ष्मीबाई जहाँ पे लड़ी थी उसको शामिल किया, उदयपुर को, नागपुर को, ये सब को शामिल कर लिया। आगे चल कर के जब अंग्रेज ने इससे भी जो है कठिन कह सकते हो कुरीति लाया, यानी कह सकते हैं कि उसने कुशासन के आधार पर, यानी जिसका शासन सही से नहीं चल रहा है उसको आधार बना करके राज्यों को मिलाना शुरू कर दिया। इसके तहत सबसे पहले अवध को उसने अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया।
अंग्रेजी जो कंपनी का शासन था उसमें मिला लिया। यानी पहले तो व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया, अगर उससे नहीं हुआ तो कहता था यहाँ पे शासन सही से नहीं चल रहा और उसको अपने में मिला लेता था। यानी अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद की नीति यहाँ पे अपनाई। उसके बाद पेशवाओं का पेंशन बंद कर दिया। जैसे मराठा के साथ, मराठा के पेशवा थे जैसे नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब को पेंशन दिया जाता था अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि मराठा और एंग्लो मराठा युद्ध में जो समझौता हुआ था उसके तहत कहा गया था कि पेशवा को क्या होगा, सालाना पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके तहत मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों ने मिलाया था। लेकिन आगे चल करके इसने क्या किया, अंग्रेजों ने पेशवा जो थे, जो मराठा के कुल के थे, उसका पेंशन बंद कर दिया। उसी में नाना साहेब थे जिसने विद्रोह किया। नाना साहेब का ही सेनापति था तात्या टोपे। नाना साहेब का नाम था भोंगू पंत वास्तविक में। अंग्रेज भारत में सदैव विदेशी बने रहे। दूसरा क्या था, अंग्रेज कभी भारतीयों में शामिल या भारतीय समाज में घुलने का प्रयास नहीं किया। वो हर हमेशा भारतीयों को नीचा दृष्टि से देखते थे, ठीक है। इसलिए भारतीय लोगों में घुले मिले नहीं, भारतीय समाज में घुले मिले नहीं। और न्यायालयों में क्या हुआ था कि पार्सियन भाषा को हटा करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे अंग्रेज लोग वहाँ मुसलमान लोग नाराज हो गए। तो ये सब आपके राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण में वेलेस्ली की सहायक संधि जरूर लिखेंगे, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत जरूर लिखेंगे, पेशवाओं का पेंशन बंद करना जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप राजनीतिक कारण में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे। आर्थिक कारण में आप जानते ही हैं कि हमने बताया था कि व्यापारियों और उद्योगपति के लिए, जो ब्रिटिश व्यापारी और उद्योगपति थे, उसके लिए एक विशेष नीति बनाया जाता था जिससे उनको फायदा हो। और भारतीय व्यापारियों का क्या हो रहा था, यहाँ पे नाश हो रहा था, विनाश हो रहा था, क्योंकि जो भी हस्तशिल्प उद्योग था, कुटीर उद्योग था, उसको समाप्त कर दिया गया। क्योंकि अंग्रेज वहाँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी 16वीं सदी में, और वहाँ से जो है 17वीं सदी में वहाँ से जो तैयार माल था वो अंग्रेज यहाँ ला करके डंप करने लगे, बेचने लगे सस्ते में, जिससे भारतीय क्या हुआ था, हस्त उद्योग था, कुटीर उद्योग था, वो समाप्त हो गया था, ठीक है। जिससे भारतीय शिल्पकार, जो शिल्पी थे, जो बनाते थे छोटे छोटे वस्तु प्रोडक्ट, या कारीगर मजदूर, वो सब क्या हो गए थे, बेरोजगार, जिससे अंग्रेजों के प्रति गुस्सा, उनके अंदर रोष की भावना थी। यानी आर्थिक कारण में ये लिखेंगे। दूसरा, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति की जरूर चर्चा करेंगे। जो भूमि अस्थायी बंदोबस्त था, रैयतवारी था, महालवारी, इसके माध्यम से अंग्रेज जो है पारंपरिक जो आर्थिक ढांचा था भारत का, उसको उन्होंने कमर को तोड़ दिया। ढांचा का क्या किया था, विनाश कर दिया, जिससे आर्थिक रूप से तंगी में आ गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापार नियंत्रण का गहरा प्रभाव पड़ा। देसी राजवारों को नष्ट होने से अनेक कलाकार और अनेक विद्वान कलाकार, धार्मिक उपदेशक राजकीय संरक्षण से वंचित हो गए। अब देखिएगा क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने भूमि अस्थायी बंदोबस्त लाया, जैसे बंगाल में आप देखते हैं दीवानी व्यवस्था के तहत क्या हुआ कि अंग्रेज टैक्स वसूली करने का काम क्या किया अंग्रेजों ने, और वहाँ के जो शासक थे बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया, तो उसको पेंशन देता था, सालाना 26 लाख रुपया देता था। अब उसका पैसा लिमिट हो गया, तो क्या हुआ कि जो मुगल वहाँ पे थे या बंगाल के नवाब थे, तो वो लोग जो कलाकार को रखते थे, जो अच्छे अच्छे वस्तु, जो शिल्पकार रहते थे, उससे जो वस्तु खरीदते थे वो खरीदना बंद कर दिए, क्योंकि पैसा लिमिट हो गया, तो सोच समझ के खर्च करने लगे। ऐसे क्या था कि जो भी अच्छा लगा वो चीज़ खरीद लेते थे। तो जिससे क्या हुआ कि शिल्पकार जो थे, जो विद्वान थे, जो धार्मिक गुरु थे, देखोगे एक राजा या जो पैसे वाले लोग हैं वहीं पे आपको धार्मिक गुरु भी मिलेंगे ज़्यादातर, क्योंकि उनको भी आर्थिक चाहिए मदद। तो इसलिए जब राजा कमज़ोर हुआ आर्थिक रूप से, चूँकि वो खुद पेंशन पे अब रह रहा है, नहीं सालाना उसका फिक्स हो गया, तो वो क्या किया, विद्वान और धार्मिक गुरु हो गया या कलाकार हो गया, वो सबको रखना बंद कर दिया, अपने राज्य में संरक्षण नहीं दे रहा था, जिस कारण से ये सब लोग भी बेरोजगार हो गए। उसके बाद जटिल न्यायिक प्रणाली और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, जिससे आम आदमी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि जो भी बात माना जाता था वो सेठ साहूकार और पैसे वालों का बात माना जाता था। जब किसान लोग जाते थे न्यायालय के पास, तो उनको सही न्याय नहीं मिलता था, ठीक है। इस कारण से भी यहाँ पे आप ये सब कारण में, आर्थिक कारण में लिख सकते हैं, ठीक है।
अभी भी आपका न्यायिक व्यवस्था में अगर आप गौर करेंगे तो जिनके पास पैसा है वो हावी रहते हैं, गरीब व्यक्ति को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि बहुत आपका देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए नहीं, फिर भी हाँ कोर्ट की भाषा तो इंग्लिश रहेगी। चलिए, अभी भी कोर्ट की भाषा ही नहीं, 80% चीज़ अंग्रेजों का ही दिया हुआ है अभी भी। यानी जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं भारत में वो मैक्सिमम जो है अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था वही यूज हो रहा है। ठीक है। सामाजिक धार्मिक कारण, अब देखिए सामाजिक धार्मिक कारण क्या था कि समाज में क्या था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक समाज सुधार करने लगे, जैसे सती प्रथा का अंत कर दिए। लॉर्ड डलहौजी भी थे इसमें, तो सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह निषेध, विधवा पुनर्विवाह, ये सब से क्या हुआ कि भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि उनको लगा कि यह हमारे सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप कर रहा है अंग्रेज, और वो विरोध करने लगे। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति व्यवहार और उनकी सोच बहुत अपमानजनक थी। भारतीयों को काले और सुअर की संज्ञा देते थे, काला और सुअर बोलते थे। और 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने का छूट दे दिया गया। अब वो लोग भारतीय हिंदू या मुसलमान को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है। और हद तो तब हो गई जब 1856 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया। यानी पहले क्या था, हिंदू अधिनियम के तहत हिंदू का अगर पुत्र हिंदू में है तभी उसको जो है उत्तराधिकारी का अधिकार मिलेगा, अगर वह दूसरे धर्म में चला गया तो नहीं मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों ने इसको समाप्त कर दिया। अगर अब हिंदू का बेटा अगर ईसाई भी बन जाता है तब भी उसको उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा, जिस कारण से ईसाई धर्म लोग स्वीकार करने लगे बहुत सारे लोग। अब आ जाइए सैनिक कारण, तो सबसे प्रमुख एक कारण में था सैनिकों की असंतोष भी, क्योंकि आपको बताए थे कि सूबेदार से ज़्यादा पद इनको नहीं दिया जाता था, और साथ ही वेतन में भी भारी कमी रहती थी, असमानता थी। जहाँ एक को 35 रुपया मिलता था तो वहीं एक को कितना मिल रहा था, 195 रुपया, जो कि भारी अंतर दिखता है, जिस कारण से सेनाओं ने विरोध किया। उसके बाद सेनाओं को माथे पे तिलक और पगड़ी बांधने से मना किया जा रहा था, रोका जाता था। ठीक है, जिससे उनकी धार्मिक भावना ठेस पहुंचती थी। निःशुल्क डाक सेवा था पहले, लेकिन 1854 में एक डाक अधिनियम आया जिसके तहत अब जो है पत्राचार पे भी उनको जो है टिकट साटना पड़ता था, उसमें खर्च आता था। ठीक है, जिस कारण से भी सैनिकों में असंतोष थी। उसके बाद 1856 में एक भारतीय जो है अधिनियम आया, सेना का अधिनियम, सेना भारतीय अधिनियम। उसके तहत क्या क्या कहा गया कि समुद्र पार करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी सेवा के दौरान आपको समुद्र पार जाना ही पड़ेगा। लेकिन भारतीय जो थे धार्मिक रूप से इसको सही नहीं मानते थे, उनको लगता था धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर हम समुद्र पार करेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, तो ये भी कारण था। उसके बाद प्रथम जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ 1839 में, एंग्लो सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 में, क्रीमिया का युद्ध हुआ 1853 से 56 में, ये सब में अंग्रेज सेना बुरी तरह से हार गई थी। तो भारतीय सेनाओं को लगा कि अब अंग्रेज में वो बात नहीं रही जो पहले थी, अब अंग्रेज को भी हराया जा सकता है। और भारतीय सेनाओं जो थे, जो भारतीय सेना थी, वो भी अब ब्रिटिश शासन का विरोध करने लगे। उनको लगा कि अब ब्रिटिश शासन का समय लद गया, अब अंग्रेजों में वह बात पहले वाली नहीं रही। ये भी कारण था। तत्कालीन कारण आपको पता ही है, दिसंबर 1856 में क्या हुआ कि बेस ब्राउन बेस एक बंदूक था, उसके जगह पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, जिसमें कि राइफल के जो क्या बोलते हैं उसको, कारतूस में चिकनाई लगे हुए एक चमड़े का रहता था, जिसको दांत से काटना पड़ता था। और यह अफवाह फैल गई कि यह जो चमड़ा है जिसको काटना पड़ रहा है वो सुअर या गाय का है, जिस कारण से क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान को लगा कि यह अंग्रेज जानबूझ करके हमारे धर्म को नष्ट करना चाह रहा है, और उसने विरोध करना शुरू कर दिया। और मंगल पांडे ने क्या किया कि वहाँ पे कौन था जनरल मेजर, तो वहाँ पे कर्नल वाघ की हत्या कर दी गई। अब देखिए 1857 के क्रांति के स्वरूप को आप देखिए, कैसा स्वरूप था इसका। तो देखिए स्वरूप के बारे में अध्ययन करने से पहले आपको उसके विभिन्न पहलुओं को समझना होगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन आपको घुमा करके 1857 की क्रांति के स्वरूप से पूछने का संभावना ज़्यादा रहेगा सामान्य। अब देखिएगा स्वरूप को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। ठीक है,
जैसे विदेशी इतिहासकार हैं वो क्या बोलते हैं कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, या वो बोलेंगे यह सैनिक विद्रोह नहीं था, ये सिर्फ सैनिक विद्रोह था, या वो बोलेंगे ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। लेकिन सभी पॉइंट्स को रखते हुए आपको उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि सभ्यता और बर्बरता की बात अगर करेंगे तो अंग्रेजों से ज़्यादा भारतीय सेना सभ्यता का परिचय देता है। अंग्रेजों ने तो यहाँ तक कि बच्चे को भी, वहाँ पे निर्दोष बालक जो कम उम्र के थे उसको भी फांसी पर लटका दिया, जो कि किसी युद्ध में जायज उसको नहीं बताया जा सकता है। उसने तो स्त्रियों पे भी गोली चलाया, बच्चों को भी जो है फांसी पे लटकाया। तो अगर बर्बरता की बात करेंगे तो वो भी सही नहीं है। भारतीय सेना से ज़्यादा बर्बरता अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। इस विद्रोह के स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं। अंग्रेज इतिहासकार जैसे लॉरेंस सीले, ट्रेवलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू. टेलर। अब देखिए सब तो याद नहीं रह सकता है, तो टेलर याद रहेगा, टेलर से सिलते हैं तो सीले याद रहेगा, ठीक है। आउट्रम याद रखिएगा, ये सब लिख दीजिएगा। जैसे इतिहासकार ने इसे सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध आदि की संज्ञा दी है, जबकि अधिकांश भारतीय जो विद्वान हैं इसे क्या बोले हैं, राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार किया। भारतीय इतिहासकार क्या बोलते हैं, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है, देश का आंदोलन है, सशक्त आंदोलन है। लेकिन वहीं अंग्रेजी इतिहासकार इसको क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, सेना का विद्रोह है, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है, ठीक है। विद्वानों के भिन्न भिन्न मत के कारण है, इसके पीछे क्या कारण है। एक तो निष्पक्ष लेखन का अभाव है, उसके बारे में 1857 की क्रांति के बारे में अंग्रेज इतिहासकार ने अंग्रेज सेना का जो है यहाँ पे महत्व को ज़्यादा रखा है अंग्रेजों का, जबकि भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। तो निष्पक्ष लेखन नहीं किया गया। उसके बाद उचित साक्ष्य का भी उपलब्ध ना होना, चूँकि जो भारतीय सेना थी तो वो जब युद्ध कर रही थी, उस समय विद्रोह कर रही थी, तो साथ साथ वो अपने सबूत को भी मिटाते जाती थी, आग जला करके ख़त्म कर दे जाती, जिससे कि वह अंग्रेजों के पहुंच से बाहर रहे। कोई क्राइम करने से पहले, कोई योजना बनाने से पहले काम करते के साथ उसको नष्ट कर देती। इससे क्या हुआ कि उचित साक्ष्य नहीं मिल पा रहे कि वह सेना विद्रोह था तो कहाँ तक था, क्या था, कैसे कैसे हुआ। तो ये साक्ष्य के अभाव में यह सब बात कहा जाता है कि यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, बर्बरता और सभ्यता के बीच। अगर वही साक्ष्य मिल जाता तो क्लियर हो जाता कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। जैसे इसमें इतिहासकार जो जैसे अंग्रेजी इतिहासकार हैं तो एक सैनिक विद्रोह बोलते हैं। तो कौन इतिहासकार सैनिक विद्रोह बोलते हैं, सर जॉन लॉरेंस और सीले बोलते हैं कि यह 1858-59 ईस्वी के अभियोगों में सैनिकों के साथ साथ सशस्त्र और सैनिक भी विद्रोह के दोषी पाए गए तथा उन्हें दंड भी दिया गया। कहने का अर्थ है, ये बोलते हैं जॉन लॉरेंस और सीले कि यह एक सैनिक विद्रोह है, लेकिन उसका जब 1858-59 में अभियोग आया तो उसमें देखा गया कि सैनिकों के साथ साथ अन्य जनता भी, आम आदमी भी अभियुक्त थी, यानी उसमें उस विद्रोह में शामिल थी और उनको भी सजा दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था। अगर कोई विद्रोह हुआ, मान के चलो लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें जो है सेना के अलावे आम जनता भी फंसी हुई है, यानी उसका भी हाथ है, तो और उसको सज़ा भी मिला है अंग्रेजों के द्वारा, उसको सज़ा भी दिया गया है। अगर आप बिहार में ही देखिए तो पुस्तक विक्रेता था पीर अली, उसको वहाँ पे फांसी पे लटकाया गया है। वीर कुंवर सिंह भी उसमें योगदान दिया है। तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है आम जो जनता है, नागरिक है, उसने भी पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए इसको केवल सैनिक विद्रोह कहना कहीं से उचित नहीं है। इसको कटाक्ष करेंगे कि 1800 अगर सैनिक विद्रोह होता तो 1898-59 का जो अभियोग आया उसमें आम आदमी का नाम उसमें नहीं होता, लेकिन उसमें आम आदमी को भी अभियुक्त बनाया गया था और उसको सजा दी गई। इसका मतलब था कि उसमें आम आदमी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये बात कहना गलत है कि यह सैनिक विद्रोह था। दूसरा, एक बोला हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम, एक आउट्रम, सर जेम्स और आउट्रम ये सब बात बोल रहे थे, और डब्ल्यू. टेलर। आउट्रम बोलता है कि मुस्लिम लोगों का षड्यंत्र था। अगर सिर्फ मुस्लिमों का षड्यंत्र था तो फिर वीर कुंवर सिंह वहाँ क्या कर रहे थे, फिर वहाँ पे झांसी रानी क्या कर रही थी, झांसी की रानी क्या कर रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपके हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए हम इसको केवल हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र
नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, यह बात टी.आर. होम्स बोलते हैं कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच में युद्ध था। तो ये भी कथन लिखेंगे, साथ साथ ये भी लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाई गई क्रूरता के समक्ष विद्रोहियों के कदम गौण थे। जितना क्रूरता से अंग्रेजों ने उसको दबाया, सीधे फांसी पे लटका रहा था सिपाहियों को, जो निर्दोष जनता तक को भी उसने नहीं छोड़ा, तो उसके सामने में जो विद्रोही कर रहे थे वो बहुत नाम मात्र के कर रहे थे, यानी असभ्यता का परिचय तो अंग्रेज दे रहे थे। दूसरा, अंग्रेजों ने असहाय और निर्दोष बच्चों को भी फांसी पे लटका दिया, यानी सिर्फ सेना को ही नहीं लटकाया बल्कि बच्चे को भी उसने लटकाया था। तो इसलिए हम सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ना ही अंग्रेज यहाँ पे सभ्य हैं और ना ही भारतीय यहाँ पे बर्बर प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, अब एक भारतीय भी इतिहासकार जो है कटाक्ष करता है, और इसका कटाक्ष कुछ हद तक सही भी है। यह बोला कि ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, आर.सी. मजूमदार ने यह बात बोला। प्रथम इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन सिपाहियों के द्वारा, जनजातीय लोगों के द्वारा हो चुके थे, इसीलिए हम इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं करेंगे। राष्ट्रीय इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें मात्र मध्य भारत और उत्तर भारत के ही जो क्षेत्र शामिल हुए थे, पंजाब, मद्रास, ये सब शामिल, पंजाब का भी कुछ पार्ट शामिल हुआ था, लेकिन पंजाब का आधा से अधिक भाग शामिल नहीं हुआ था। फिर आपका जो है दक्षिण भारत शामिल नहीं हुआ था, महाराष्ट्र शामिल नहीं हुआ था, इसीलिए हम इसको राष्ट्रीय भी नहीं कहेंगे और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य की कमी दिखती है। क्योंकि झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ रही थी, उसी प्रकार से कुंवर सिंह अपने जमींदारी के लिए लड़ रहे थे। उनका भाव, ये अलग बात है कि भाव जरूर था कि अंग्रेजों को किसी तरीका से भगाना है, हटाना है, लेकिन अगर कहिएगा कि सबका उद्देश्य सेम नहीं था, ऐसा आर.सी. मजूमदार का कहना है और कुछ वास्तविकता भी है। लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी हम राष्ट्रीय संग्राम का इसका आरंभिक चरण मान सकते हैं। तो कोई भी आंदोलन एकाएक जो है व्यवस्थित और सुव्यवस्थित नहीं होता है, पहले शुरुआत होती है तो धीरे धीरे होता है। ठीक है, नेतृत्वकर्ता, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखा गया है कि नेतृत्वकर्ता के बीच में जितना समन्वय होना चाहिए था उतना नहीं होता है, सब अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए कारण उद्देश्य समान नहीं होना। आर.सी. मजूमदार ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उद्देश्य समान नहीं था। किसान तथा जनजातीय आंदोलन की श्रृंखला में यह एक है, सैनिक असंतोष को व्यक्त करता है, ना कि राष्ट्रवाद को। यहाँ पे सैनिक जो लड़ रहे हैं वो असंतोष से लड़ रहे हैं, वो देश को आज़ादी करने के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपनी मांग रख रहे हैं, ये सब बंद करो, चर्बी वाला कारतूस बंद करो, हम लोग को जो है सूबेदार से भी ऊपर का पोस्ट दो, मतलब बराबर के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ये आज़ादी के लिए लड़ नहीं रहे, स्वतंत्रता के लिए लड़ नहीं रहे हैं, इसीलिए इसको स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने नहीं कहा। लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इनको किन किन लोगों ने माना है वो देखिए। कुछ इतिहासकार का मानना है नहीं, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनायक, वी.डी. सावरकर जिसको बोलते हो, बिपिन चंद्रपाल, ये सब बोलते थे कि नहीं ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था, क्योंकि यह देशभक्ति से ओतप्रोत है। ये लोग क्या है? देशभक्ति से ओतप्रोत है। एक सीमित क्षेत्र ना होकर विस्तृत क्षेत्र में फैला था, ये अपना तर्क देते हैं। यह सीमित क्षेत्र में नहीं था बल्कि मध्य भारत और पूरे उत्तर भारत में फैला था, इसीलिए इसका सीमित क्षेत्र में ना फैलना यह बताता है कि यह राष्ट्रीय रूपरेखा लिए हुए था, यानी एक से अधिक राज्य में जब शामिल था, उसका विभिन्न नेताओं के बीच समन्वय स्थापित हो गया था या हो रहा था। क्योंकि आप देखिएगा कि वीर कुंवर सिंह जाते हैं कहाँ पे? नाना साहब को मदद करते हैं कानपुर जाकर के, इसका मतलब है कि आपस में वो लोग मिलना जुलना शुरू कर दिए थे, यानी समन्वय होना शुरू हो गया। विभिन्न वर्गों की भागीदारी, और यहाँ पे देखिएगा जमींदार भी भाग कर रहा है, किसान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, सेना भी पार्टिसिपेट कर रही है। सिर्फ वहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग शामिल नहीं हो रहा, मध्यम और बुद्धिजीवी वर्ग इसलिए नहीं शामिल हो रहा था, उसको लग रहा था अगर अभी 1857 की क्रांति हो जाती है, अगर अंग्रेज लोग छोड़ के चले जाएंगे तो फिर से मुगल शासक आ जाएगा, मुगल शासन आ जाएगा और हम लोग आधुनिकता से फिर परे हो जाएंगे और फिर प्राचीन समय में चले जाएंगे। ऐसा मध्यम वर्गीय लोगों का सोच था।
इसलिए वो लोग यहाँ पे शामिल नहीं होते हैं। 1857 की क्रांति में मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोग शामिल नहीं हुए थे। उनका सोच था अगर अंग्रेज हार जाता है तो फिर मुगल का शासक हो जाएगा, मुगल शासन हो जाएगा, फिर मध्ययुगीन समय में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनका यह मानना उतना सही नहीं था, ठीक है। अब देखिए, सभी विद्रोहियों को संगठित करने वाला प्रमुख तत्व विदेशी शासन को समाप्त करने की भावना थी। यानी एक ही संगठन का जो मेन कारण था कि विदेशी शक्ति को समाप्त करना, ये उद्देश्य था। लेकिन ठीक है, निष्कर्ष में हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यह विद्रोह आधुनिक राष्ट्रवाद को भले ही अभिव्यक्त न करता हो किंतु आरंभिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति अवश्य ही व्यक्त करता है, जो विभिन्न विचार एवं घटनाओं की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। यानी आरंभिक राष्ट्रवाद ही आगे चल करके आधुनिक राष्ट्रवाद में कन्वर्ट होता, ठीक है। इसीलिए हम इसको आधुनिक राष्ट्रवाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन आरंभिक राष्ट्रवाद का चलन के रूप में जरूर देख सकते हैं। अब आ जाइए, विद्रोह की असफलता के क्या कारण। कोई भी विद्रोह क्यों असफल होता है, उसके पीछे कई रीजन होते हैं, कोई एक रीजन। जिस प्रकार से कई कारण होते हैं, उसी प्रकार से असफलता के, ठीक है, असफलता के भी कई कारण होते हैं। अब देखिए, असफलता का पहला है विद्रोह का सीमित स्वरूप। दक्षिण भारत तथा पंजाब का अधिकांश हिस्सा क्रांति से अछूता रहा। जॉन लॉरेंस ने सफलतापूर्वक पंजाब में नियंत्रण रखा। यानी जॉन लॉरेंस जो वहाँ पे कैप्टन थे, उन्होंने पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि होने, विद्रोही गतिविधि होने नहीं दिया। इसके पीछे उन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने एक पत्र जारी किया खुद से लिख करके, और किसके नाम से, बहादुर शाह जफर के नाम से। और वह क्या लिखा कि अगर मेरा शासन हो जाता है तो मैं फिर से जो है, ठीक है, सिखों को यहाँ से समाप्त करके हिंदू या मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पंजाब में बनाऊंगा। इस तरीक़ा से कुछ लिख करके अंग्रेज़ों ने कूटनीतिक प्रयास किया, जिस कारण से जो है पंजाब के सिख लोग जो थे वो अंग्रेज़ों का साथ दिए। इसलिए साथ दिए कि उनको लगा फिर से जो है मुस्लिम साम्राज्य आ जाएगा, क्योंकि सिख और मुस्लिम के बीच में पुराना दुश्मनी था। चूँकि बहुत सारे गुरुओं को मुस्लिम के शासकों ने, जैसे औरंगजेब ने किसकी हत्या की थी, तेग बहादुर की हत्या की थी। उसी प्रकार से जहांगीर ने भी किसकी हत्या करवाई थी, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। तो उनके गुरुओं को मरवाने में मुस्लिम आक्रांताओं और शासक का योगदान था। इसीलिए पंजाब के सिख कभी नहीं चाह रहे थे कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जीते, और उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों का पूर्ण समर्थन दिया, साथ दिया। और पूरा सेना भी इसमें नहीं विद्रोह में शामिल थी, मात्र 1% सेना ही, 1% सेना ही पूरे भारत का इस विद्रोह में शामिल हुई। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं यह सीमित रूप में था, ज़्यादा व्यापक रूप में नहीं था। दूसरा कारण और संगठन का अभाव, संगठन नहीं था, अनुशासन की कमी, देश के विभिन्न भागों में हो रहे विद्रोह के बीच तालमेल नहीं था, ठीक है, तालमेल उतने अच्छे से नहीं था। सामंतवादी लक्षण, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सामंतवादों और जमींदारों ने अंग्रेजों का समर्थन किया। जैसे जिंद, पटियाला, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया, सहयोग किया, अपनी सेना दी, रुपया धन दौलत दिया। और यह बात का प्रमाण निकलता है कि कैनिंग एक बयान देते हैं, कैनिंग जो उस समय के गवर्नर हैं, वाइसराय हैं, वो बोलते हैं यदि सिंधिया विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाना होगा। यानी सिंधिया लोग उनको समर्थन कर रहे थे। वो बोल रहा है कैनिंग, अगर सिंधिया भी अगर हमारा विरोध करने लगेगा तो हमको कल ही बोरिया बिस्तर समेट करके जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सिंधिया लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। सिंधिया, होलकर, ये सब ग्वालियर, MP, मध्य प्रदेश, ये सब वहाँ के राजघराने थे। अंग्रेजों के वास्तविक रूप को न पहचान पाना, शिक्षित वर्ग था वह, शिक्षित भारतीयों के मन में गलत विश्वास था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण में उनकी सहायता करेंगे, मॉडर्नाइजेशन में उनकी सहायता करेंगे, ऐसा भारतीय शिक्षित वर्गों का मानना था। इसीलिए वह उस विरोध में
नहीं थी। निश्चित योजना एवं योग्य नेतृत्व का अभाव था। यह 31 मई 1857 को तिथि निर्धारित की गई थी कि आंदोलन शुरू होगा, लेकिन इसको शुरुआत कब कर दिया गया? 10 मई को, जो कि समय से पहले हो गया। जिस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे मजबूत केंद्रीय संगठन और नेतृत्वकर्ता का अभाव हुआ, जबकि अंग्रेज के पास लॉरेंस बंधु, निकोलसन, आउट्रम, हैवलॉक, एडवर्ड्स जैसे सैन्य अधिकारी थे जो कि पूरा प्रशिक्षित सेना यानी प्रशिक्षित कैप्टन थे। तो उनके सामने में भारतीय सेना या भारतीय जमींदार की जो समझ बूझ बहुत ही कम थी। उसके बाद भारतीय जो लड़ रहे थे उनके जो उद्देश्य था वो एक नहीं था, नेताओं का अपना अपना उद्देश्य था। सीमित संसाधन, भारतीयों के पास परंपरागत हथियार तलवार, भाला, बर्छी ये सब था, इससे लड़ रहे थे। जबकि अंग्रेज क्या चीज़ का प्रयोग कर रहे थे? तोप, बारूद, गोला बारूद, नया नया प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ से भी हार मिलना स्वाभाविक था। तो ये सब सारे कारण आप लिखेंगे हारने का कारण, क्यों भारतीय सेना हार गई। ठीक है, अब परिणाम में क्या लिखिएगा? परिणाम में राजनीतिक परिणाम क्या हुए? भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले लिया गया। अब क्या हुआ कि भारतीय शासन कंपनी के शासन की जगह कहाँ चला जाएगा? ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो जाएगा। यानी अब जो है कंपनी का जो गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, अब वह पद समाप्त करके वायसराय बना दिया गया और महारानी विक्टोरिया के शासन के अधीन भारत का शासन कर दिया गया। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है, जो बनाए गए थे वो सबको हटा करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स का एक कमेटी था, वो सबको हटा करके एक नया पद सृजित किया गया और उसका नाम था भारत राज सचिव। ठीक है, और यह भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया। भारत सचिव का पद दे दिया गया। ये सचिव वहाँ बैठते थे लंदन में, वो यहाँ नहीं रहते थे, और पैसा सैलरी उसको भारतीय पैसा दिया जाता था, भारत के आय का पैसा उनको भेजा जाता था। तो वो वैसे लोगों को बनाया जाता था जो पहले से कभी भारत में रह चुके हैं, 10 वर्ष 15 वर्ष भारत को समझते थे या गवर्नर रह चुके थे, वैसे लोगों को भारत का सचिव वहाँ बनाया जाता था। अब है सैनिक में क्या आया परिणाम? अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों पर अधिकार कर लिया, यानी जो भी सामग्रियां थी उसको अच्छे से अधिकार कर लिया, और भारतीय सैनिकों को यूरोपियों सैनिकों के साथ संतुलित करने का प्रयास किया। यानी जहां पे ये आंदोलन हुआ वहां पे 2 भारतीय और 1 अंग्रेज को रखा गया, 1 अंग्रेज को, ठीक है, ऐसे 5 में 1 रखा गया। लेकिन जहां जहां विद्रोह हुआ 3 में 2, ठीक है, नहीं सॉरी, बाद बाकी जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ था ना वहाँ 2 पर 1 जो था, 2 पर 1 अंग्रेज अधिकारी को रखा गया। और जाति और क्षेत्रों के आधार पर ब्रिटिश रेजिमेंटों का गठन किया गया। अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग रेजिमेंट, आज भी आप सुनते होंगे गोरखा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट, अलग अलग बनाया। क्यों? क्योंकि अगर एक साथ सबको मिलाया जाएगा तो सब आपस में एक दूसरे को समझ लेंगे, तो इनमें एकता आ जाएगी, तो पूरा देश में एक साथ ही विरोध हो जाएगा अंग्रेजों। इसीलिए उसने अलग अलग रेजिमेंट बनाए, और आज भी आप देखिएगा भारतीय सेना में अलग अलग रेजिमेंट। हाँ, उसके पीछे रीजन है ना कि वो सरकार के प्रति बगावत नहीं करेगा। अगर एक करेगा तो दूसरा सरकार के साथ रहेगा, और सब मिला जुला रहेगा तो सब मिलकर कर देगा, तो सरकार का साथ कोई नहीं देगा। इसीलिए महत्वपूर्ण विभाग तोप खाना जो वगैरह था या गोली बंदूक का जो विभाग था उस पर नियंत्रण किसका रहा? ब्रिटिश का। वो समय भारतीयों को जाने नहीं दे रहा, क्योंकि उसको लग गया कभी भी फिर से या दोबारा आंदोलन हो सकता है। उसके बाद भारत की साधारण जनता के बीच अस्वस्थ रहने की मनाही कर दी गई, यानी आर्म्स एक्ट लगा दिया गया कि भारतीय आम जनता अब आर्म्स हथियार नहीं रख सकते, जो आज भी लागू है, आप हथियार नहीं रख सकते। फूट डालो शासन करो की नीति डलहौजी लाता है, यानी अंग्रेज क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना शुरू करते हैं। कभी कांग्रेस बनाएंगे, कभी मुस्लिम लीग बनाएंगे, और इस तरीक़ा से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराते कराते देश को विभाजन करके कमज़ोर करके जाते हैं। नहीं, तो अंग्रेज
ये सब करते हैं। उसके बाद पील आयोग का गठन किया गया जो कि भारतीय फौज के गठन से संबंधित है। तो ये सब आपके सैन्य परिणाम में से आते हैं। आर्थिक परिणाम क्या हुआ? कृषकों के असंतोष को कम करने के लिए 1859 में रैयतवारी संशोधित कानून लाया गया। साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत, आर्थिक शोषण की नीति का आरंभ किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया? अब अंग्रेज साम्राज्य विस्तार करना छोड़ दिए और जो ही साम्राज्य है उसी का अब चूसना शुरू किए, यानी आर्थिक रूप से कमजोर करना शुरू किए। यानी भारतीय, कहा था एक इतिहासकार आर.सी. दत्त हैं, बोलते हैं कि भारतीय गंगा नदी की घाटी का जो पानी है निकाल के निचोड़ करके अंग्रेज कहाँ ले जा रहा था? टेम्स नदी के किनारे गाड़ रहा था। उनका कहने का अर्थ है कि भारतीय जो रुपया धन था, धन निष्कासन अंग्रेज लोग बहुत तीव्र गति से करना शुरू किया और यही तीव्र गति के लिए उन्होंने रेलवे का विकास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम यहाँ का कच्चा माल हो, खनिज संपदा हो, हम वहाँ इंग्लैंड पहुँचा। ठीक है, सामाजिक परिणाम और सांस्कृतिक परिणाम के अंतर्गत क्या आया? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाए। अब वो हस्तक्षेप करना बंद कर दिए। जो समाज सुधार कर रहे थे, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब अब करना बंद कर दिए। अंग्रेजी सरकार ने देसी राजाओं के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार किया। चूँकि एक वर्ग ऐसा बना, उसके साथ दोस्ताना संबंध बनाया। चूँकि वही वर्ग के कारण अंग्रेज टिका, इसीलिए उसने राजाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। नई शिक्षा पद्धति पे जोर दिया, जिससे लगा कि वह भारतीय में शारीरिक रूप से भारतीय हो लेकिन मानसिक रूप से क्या हो? अंग्रेज हो। वैसा वर्ग तैयार करने का अब प्रयास किया, जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक शासन कर सकते थे। अंग्रेज भारतीयों से सावधान और अलग थलग रहने लगे। अब भारतीयों में ये लोग अब ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे थे। अब इनको डर सताए हुए रहता था, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये बस अब अपना फोकस कर रहे थे आर्थिक शोषण पर। अब देखिए, सामंतवादी व्यवस्था चरमरा गई। सामंतवादियों की छवि देश विद्रोही जैसी हो गई, क्योंकि इन्हीं सामंतवादियों ने, जमींदारों ने, राजाओं ने किसको सहयोग किया था? अंग्रेजों को। और यह बात भारतीयों को पता चल गया। अब वो क्या किए? सामंतों का भी विरोध करना शुरू कर दिए, क्योंकि सामंत को वो लोग अब अंग्रेजों का चमचा का दर्जा दे दिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था, जो जमींदारी व्यवस्था जिसको कहते हो एक तरीका से, वो धीरे धीरे अब कमज़ोर पड़ने लगेगा। ठीक है, महत्व, इसने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। इससे भारत में राष्ट्रवाद की भावना आई। ठीक है, एकता तथा संगठन का पाठ पढ़ाया। चूँकि यह हार गया, और किस कारण से हारा? तो एकता की कमी, संगठन का अभाव। तो यह चीज़ सीखने को मिला। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंतरिक दशा सुधारने का प्रयास किया गया और ब्रिटेन को भी लगा कि भारतीयों के भी कुछ बातों को मानना जरूरी है, और भारत में संवैधानिक विकास करने का सूत्रपात किया गया। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजों ने बहुत सारे अधिनियम बनाए और उसको देश में लागू किया कि भारतीयों पे ढंग से शासन किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति के कारण, परिणाम और जो उसके कथन है, यह आपका रॉ मटेरियल है। ये क्या है? रॉ मटेरियल है। क्वेश्चन इसमें जो पूछेगा, ठीक है, वो हम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और आपको भेज भी देंगे। और जब हम टेस्ट लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन उसी टाइप का देंगे जो प्रीवियस पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपका रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।